गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की मैकेनिज्म। उसमें अपन ने ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन ने सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI की जो मैकेनिज्म थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, अच्छा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये कहा था कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो चुकी है, आगे सेकंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी में कुछ टॉपिक रह गए हैं अपने, जैसे आपके वो कुछ डाउट भी थे वो भी अपन इस क्लास में क्लियर कर लेंगे, और कुछ जो टॉपिक रह गए हैं वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी जो मैकेनिज्म थी दोनों वो कंप्लीट हो चुकी है। उसी के आगे अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन कि कंप्लीट एंटीजन को अदर किस नेम से जाना जाता है, आपको याद हो तो एक क्लास हुई थी अपनी एंटीजन के ऊपर, और वहां पे एंटीजन के टाइप्स अपन ने पढ़े थे। तो वहां पे एक टाइप था कंप्लीट एंटीजन का, और उसमें अपन ने लिखा था कि उपरोक्त दोनों जो प्रोसेस करता है वही कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। वो उपरोक्त दोनों प्रोसेस कौन सी थी? फर्स्ट तो थी कि एंटीबॉडी उत्पन्न किए जाने हेतु स्टिमुलेज का दिया जाना या उद्दीपन का दिया जाना। दूसरी थी एंटीबॉडी से स्पेशल रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का होना। ये दोनों एबिलिटी या कैपेसिटी जिस एंटीजन के पास होगी वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है, ये लिखा था अपन ने। तो अब मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्लीट एंटीजन जो है उसका अदर नेम क्या है, दूसरा क्या नाम है इसका? तो ध्यान देना, कंप्लीट एंटीजन अदर नेम, अदर नेम है इसका इम्यूनोजन। ध्यान देना, इम्यूनोजन। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पेपर है उसमें, इसलिए मैंने बताया है कंप्लीट एंटीजन का अदर नेम है इम्यूनोजन। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, इम्यूनोजन। ऐसे ये क्वेश्चन है आपसे कि जो टी हेल्पर एवं टी सप्रेशर सेल्स, ये टाइप्स अपन ने पढ़े हैं टी सेल्स के, टी हेल्पर और टी सप्रेशर सेल्स। इन दोनों सेल्स को संयुक्त रूप से या कंबाइंड रूप से किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों सेल्स को एक साथ किस नाम से जाना जाएगा? याद करो अपन क्या बोल सकते हैं, दिमाग पे जोर लगाओ, अपन इन दोनों सेल्स को क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने बताया कि टी सेल्स के टाइप्स हैं, तो अपन इन्हें क्या बोल सकते हैं? टी लिम्फोसाइट सेल्स बोल सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? मतलब अगला आपको इम्यूनोलॉजी में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको क्लियरली आपने रटा नहीं मारा है, क्लियरली समझा है मेरी क्लासों को, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि टी हेल्पर सेल और टी सप्रेशर सेल ये टी लिम्फोसाइट सेल्स के अन्य टाइप्स हैं, तो अपन कंबाइंड रूप से टी लिम्फोसाइट सेल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, नोट कर लेना। वैसे तो नोट्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप यहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही डाउट्स है, और जिससे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे कि सर ये हिस्टियोसाइट सेल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? हिस्टियोसाइट सेल्स
सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि हिस्टियोसाइट सेल्स होती क्या है। ये आपके पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर का। हिस्टियोसाइट सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो इम्यून प्रोसेस में भाग लेती है, जो कंटिन्यू अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में परिवहन करती रहती है और एंटीजन के खिलाफ स्पेशल रिएक्शन करने के लिए तत्पर रहती है। ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? हिस्टियोसाइट सेल्स। अगर आपसे इनके एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में आप बताना। एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा मैक्रोफेज सेल का, सुना है नाम? मैक्रोफेज। दूसरी है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक ये तो आपके लिए नई बात नहीं है, मैक्रोफेज सेल के बारे में जानते हैं अपन, पहले से डीपली पढ़ चुके हैं। लेकिन ये डेंड्रिटिक सेल्स अपने लिए नया शब्द है। डेंड्रिटिक यानी कि आपको अगर याद हो नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो नर्व यानी तंत्रिका कोशिका कहलाती है, नर्व सेल। सुना आपने नाम? और उसकी जो संरचना होती है वो ऐसे होती है। एक इससे नर्व फाइबर निकला हुआ रहता है ऐसे, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इससे ये प्रवर्ध निकले हुए होते हैं ऐसे, इसके मेन जो पार्ट है इससे। या नर्व सेल। नर्व सिस्टम में नर्व सेल की बात कर रहे हैं अपन, तंत्रिका कोशिका की, जिसकी संरचना ये है। तो इस कोशिका की संरचना, इस तंत्रिका कोशिका की संरचना में देखते हैं कि कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं कोशिका वाले भाग से, जिन्हें बोलते हैं डेंड्रोइड्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रोइड्स। यानी कोशिका के प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? डेंड्रोइड्स कहलाते हैं। ये फ्लैजिला के समान। तो ये जो डेंड्रिटिक सेल है, इसकी जो कोशिका की संरचना है वो भी एक तंत्रिका कोशिका के समान ही होती है। इसीलिए इस सेल को स्पेशली नाम दिया गया डेंड्रिटिक सेल्स। ये सेल्स भी क्या करती है कि ये भी एंटीजन को मारने का काम करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हिस्टियोसाइट सेल्स के, जिनमें मोस्टली मैक्रोफेज सेल है, डेंड्रिटिक सेल्स। इस सेल का डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ऐसा उबड़ खाबड़ सा मिलेगा जिसमें प्रवर्ध निकले हुए होंगे। इन दो के अलावा आप और भी नाम लिख सकते हो, जैसे बेसोफिल एवं मास्ट। इन दोनों सेल्स के नाम आपको पहले से पता होंगे, क्योंकि अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, उसके आइसोटाइप्स या संप्ररूप भी पढ़े थे 5 प्रकार के। तो उन्हीं में इन सेल्स का जिक्र हुआ था, जो एलर्जी से किससे रिलेटेड जो एंटीजेंस होते हैं उनसे अपनी बॉडी की सुरक्षा करती है, बेसोफिल और मास्ट। तो घूम फिर के बात वही आ गई कि ऐसी सेल्स जो इम्यूनिटी में हेल्प करे या एंटीजेंस को मारने में हेल्प करे और कंटिन्यू अपनी बॉडी में सर्कुलेट करती रहे, ऐसी सेल्स को एक नाम दिया गया है हिस्टियोसाइट सेल्स। उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? तो ये कुछ डाउट्स थे आपके जो मैंने आपको वहां पर भी बताए हैं और यहाँ पर आज क्लास में भी क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। आपको अगर याद हो तो इम्यून रिस्पॉन्स के फल स्वरूप टी लिम्फोसाइट सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, कौन से मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं, ये चीज नोट कर ली होगी आपने, क्योंकि ये चीज मैं आपको नोट्स में नहीं दूंगा, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है आपको। मेरा कहना यह है कि इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं। इसका नाम सुना होगा आपने, साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं। आपको याद दिलाना चाहूँ मैं तो प्रीवियस क्लास में अपने जब इम्यूनिटी सेल्स चल रही थी, यानी प्रतिरक्षा की कोशिका वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसमें अपने लिम्फोसाइट सेल्स ली थी। लिम्फोसाइट सेल्स में अपने टी लिम्फोसाइट सेल्स भी ली थी, और उन टी लिम्फोसाइट सेल्स में
मैंने जो टी हेल्पर सेल थी उनमें शायद ये जिक्र किया था कि यहाँ पर इन सेल्स द्वारा साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं, ऐसा कुछ जिक्र हुआ था। तो इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं। अब साइटोकाइंस भी अलग अलग होते हैं, अब ध्यान देना। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है, कौन सी? लिम्फोसाइट्स। इन सेल्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल रिलीज किए जाएंगे वो कहलाएंगे लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं जब टी लिम्फोसाइट सेल्स का जिक्र हो रहा था अपने तब। तो मेरा कहना यह है कि लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा रिलीज मॉलिक्यूल लिम्फोकाइंस कहलाते हैं। ये अंडरलाइन करते जाना है ना। ऐसे ही मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स सेल्स द्वारा रिलीज मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? मोनोकाइंस। मोनोकाइंस कहलाएंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप साइटोकाइंस नामक सबस्ट्रेट रिलीज किए जाएंगे, लेकिन लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा स्पेशली जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो कहलाएंगे लिम्फोकाइंस। ऐसे ही मैक्रोफेज और मोनोसाइट सेल्स के द्वारा रिलीज मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? मोनोकाइंस कहलाएंगे, जो इम्यूनिटी से लायक रिएक्शन करेंगे या एंटीजन को मारने का काम करेंगे। अच्छा, इन दोनों सेल्स का नाम एक साथ क्यों ले रहा हूं मैं? ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं क्योंकि ये दोनों एक जैसी ही होती है और एक ही कार्य करती है। ठीक है। इनके अलावा मैंने कहा कि ये जो साइटोकाइंस है, ये साइटोकाइंस सेल सिग्नल का वर्क करते हैं। सेल सिग्नल का वर्क करते हैं। ध्यान से सुनना। ये जो साइटोकाइंस है, ये चीज नोट कर ली होगी आपने, मिटा दे रहा हूं उसको मैं। ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो सेल सिग्नल का वर्क, सेल सिग्नल यानी कोशिका को संकेत देने का काम करते हैं और उस सेल की ग्रोथ एवं मूवमेंट जैसी रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो साइटोकाइंस जो इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप रिलीज किए जा रहे हैं किसी होस्ट की बॉडी में, यह सेल सिग्नल का भी वर्क करते हैं जिससे वह सेल की ग्रोथ और मूवमेंट किसका होना है? प्रोटीन का आदान प्रदान, एंटीजन को मारने का, उसको उससे अटैच होने का, सारी रिएक्शन जैसे मूवमेंट का काम कर रहे हैं। ऐसी जो रिएक्शंस है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको नियमित करने का काम ये साइटोकाइंस नामक मॉलिक्यूल करते हैं। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि ये जो साइटोकाइंस है, तो आप कह सकते हो कि सर ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए हमें साइटोकाइंस के जो ऐसा काम करते हैं। तो जो मोस्ट साइटोकाइंस है होस्ट की बॉडी में, मोस्टली मैमल्स में, वो है इंटरल्यूकिन। एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरोन। इंटरफेरोन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसके बारे में मैंने डाउट क्लास में बताया था आपको कि इंटरफेरोन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो वायरल जो एंटीजन होते हैं, वायरस टाइप के जो एंटीजन होते हैं, उनको बॉडी में इन्फेक्शन करने से रोकते हैं, अर्थात उनके डीएनए आरएनए को नष्ट कर देते हैं, तो वायरस अपने आप मर जाता है। तो इसका जिक्र मैंने आपको पहले कर दिया था। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो साइटोकाइंस नामक मॉलिक्यूल है जो इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप रिलीज किए जाते हैं उसकी बॉडी में, यह मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन एवं इंटरफेरोन। क्लियर है? ये जो इंटरफेरोन है, कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी, जो आपको मैंने पहले नहीं बताया था, आज बता रहा हूं।
इंटरफेरोन की खोज सन 1957 में इज़ाक्स एवं लिंडेनमान ने की थी। सन 1957 में इज़ाक्स एवं लिंडेनमान नामक वैज्ञानिकों ने इंटरफेरोन की खोज की थी। तो ये चीज नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी गई है कई बार, एक नंबर के क्वेश्चन में। इज़ाक्स एवं लिंडेनमान ने सन 1957 में इंटरफेरोन की खोज की थी। ठीक है, अब ये जो इंटरफेरोन है ये होते क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था उस दिन कि ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन ही एक प्रकार के, और प्रोटीन भी कैसे, एंटीवायरल, क्योंकि वायरस को इन्फेक्शन करने से होस्ट की बॉडी को बचाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, कि ये जो इंटरफेरोन है ये क्या है, एंटी वायरल प्रोटीन। तो ऐसे आप पॉइंट्स में लिखना, नोट्स पे से आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, लेकिन ये नोट्स लिखो तो अंडरलाइन जरूर करना आप, क्योंकि ये हाईलाइट है, क्योंकि ये स्पेशल वर्क्स किए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो जो इंटरफेरोन में क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स है। अब ये जो इंटरफेरोन है ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ये मिटा रहा हूं मैं। ये जो इंटरफेरोन है ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इंटरफेरोन अल्फा जो ल्यूकोसाइट सेल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पहला जो टाइप लिया है उसको ध्यान समझना, इंटरफेरोन अल्फा जो ल्यूकोसाइट मींस WBC, इरिथ्रोसाइट मींस RBC। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ल्यूकोसाइट्स मींस WBC सेल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कौन से टाइप के, इंटरफेरोन अल्फा टाइप के, यानी अल्फा टाइप के। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप इंटरफेरोन बीटा, बेटा नहीं बीटा, जो फाइब्रोब्लास्ट द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और थर्ड है इंटरफेरोन गामा जो लिम्फोसाइट्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं। यानी मैंने कहा कि ये इंटरफेरोन्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंटरफेरोन अल्फा जो ल्यूकोसाइट सेल्स द्वारा रिलीज होंगे, सेकंड है इंटरफेरोन बीटा जो फाइब्रोब्लास्ट द्वारा रिलीज होंगे, थर्ड है इंटरफेरोन गामा जो लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा रिलीज होंगे। क्लियर है। अब ये जो इंटरफेरोन्स है अल्फा बीटा गामा जो भी है, यह है पुनर्योगज DNA तकनीक, नाम सुना होगा आपने, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, हिंदी में पुनर्योगज DNA तकनीकी। इस विधि के द्वारा ये इंटरफेरोन अपन बना भी सकते हैं और साइंटिस्ट बनाते भी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है। ये जो इंटरफेरोन है यह इम्यूनिटी हेतु B एवं T सेल्स पर रेगुलेटरी इफेक्ट रिलीज करते हैं। यानी कि जो अपने ये जो इंटरफेरोन्स है अल्फा बीटा गामा जो भी, इनका जो वर्क है वो ये है कि ये जो B लिम्फोसाइट सेल्स और जो T लिम्फोसाइट सेल्स है
उन पर इम्यूनिटी हेतु, प्रतिरक्षा हेतु रेगुलेटरी इफेक्ट्स रिलीज करते हैं, यानी कि उन पे कंट्रोल रखते हैं ये इंटरफेरॉन्स। क्योंकि अपन को पता है कि इंटरफेरॉन का मोस्ट वर्क क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, तो वायरस के इन्फेक्शन होने से बचाना है। तो इनका कार्य क्या हो गया, इम्यूनिटी पर रेगुलेटरी इफेक्ट रिलीज करना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स भी थे, कुछ आपके डाउट्स भी थे जो अपन ने आज इस क्लास में क्लियर किए हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरफेरॉन का अपन ने एक आउटलाइन लिया था पहले वाली क्लास में, आज और डिटेल में जाना है। इसमें आप ध्यान रखना कि मोस्ट साइटोकाइंस कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी, इजाक एवं लिंडेनमान ने सन 1957 ईस्वी में। इसके अलावा कि जो इंटरफेरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। क्लियर है। लिम्फोसाइट सेल्स कौन से मॉलिक्यूल रिलीज करती है, मैक्रोफेज एवं मोनोसाइट सेल्स कौन से मॉलिक्यूल रिलीज करती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एक नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्लास में अपन ने कुछ आपके डाउट्स क्लियर किए हैं और कुछ नए पॉइंट्स लिए हैं। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, MHC पर, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर एक क्लास और लेंगे अपन, फिर अपनी ये यूनिट कंप्लीट है। फिर उसके बाद अपन आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है माइक्रोबायोलॉजी की। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपन उसमें MSC के ऊपर जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसकी पहचान की गई, कितने टाइप के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी फुल फॉर्म तो बहुत पहले से ही पता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना ये पॉइंट लास्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपके ये सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी इसमें छोटे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे MSC की नॉर्मल डिटेल तो अभी भी आपके सिलेबस में है। जैसे मान लो कि पूछ ले कि MSC मॉलिक्यूल होते क्या हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये सभी चीज़ अगर पूछ ले तो वहाँ पे अपने दिक्कत नहीं हो, तो अपन एक बार इसको क्लियर ही कर लेते हैं टॉपिक को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।